हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जनवरी 2024 में जो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके 150 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें जुलाई में जो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 2024 और दिसंबर 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, उन दोनों सेट के मैंने 150 क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाला है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए हम इस सेट के 150 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जो शिक्षक होता है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। शिक्षक जो है आलंबन के माध्यम से, यहाँ पे मैं बता दूँ, आलंबन का अर्थ होता है किसी चीज़ का सहारा लेकर। उदाहरण के तौर पे जो शिक्षक है किसी वस्तु को दिखाकर बच्चों को सिखाने में सुगम भूमिका निभा सकता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर जोर देता है। उनका मानना था कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के माध्यम से होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन के शुरू होने के लिए माना जाता है। तीसरा, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। चौथा है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता एक लड़की है जो डांस प्रोग्राम में भाग लेती है और उसका जो पहला प्राइज होता है वो पैसा होता है। तो वो पैसा जीतने के लिए ही उसमें भाग लेती है। तो बताना है कि वह किस रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, महारत उन्मुख शिक्षार्थी या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी। तो जो यहाँ पे सुजाता है वह बाहरी रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक ही प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है जीन पियाजे के अनुसार। पहला है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो ज्ञान है वह पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। 6ठा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है। जो प्रोग्रेसिव क्लासमेट है वहाँ पे असेसमेंट क्या होता है, तो वहाँ पे असेसमेंट डायनेमिक होता है, आकलन गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति। अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है ध्यान देना। तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। विश्लेषण करना है यानी किसी चीज़ को एनालाइज करना है। तो कथानक क्या है, या फिर उपन्यास का विषय क्या है, या फिर लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर नायक कौन है। तो जो ये क्वेश्चन है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में जो है विश्लेषण की आवश्यकता होगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9वां क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और कारण है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तथा कथन जो है कारण कथन की सही कारण भी है। 10वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इसमें से कौन सा है जो कोलबर्ग की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। क्योंकि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन पुरुषों को केंद्र में रखकर किया है, इसलिए इसका जो आलोचना का केंद्र है वो यही है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। 11वां क्वेश्चन कथन और कारण है। कथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, डिसलेक्सिया एक रिक्त स्थानीय स्थिति है जो शिक्षार्थी की खाली स्थान की क्षमता को प्रभावित करता है। यहाँ पे बताना है जो डिसलेक्सिया है वो कौन सी स्थिति है और शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करता है। तो जो डिसलेक्सिया है वह तांत्रिकीय स्थिति है और यह शिक्षार्थी की ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों को साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो डिसलेक्सिया है वह एक सीखने का विकार है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने लिखने, वर्तनी और भाषा को समझने में कठिनाई होती है। यह मस्तिष्क के उन हिस्सों में खराबी के कारण होता है जो भाषा को नियंत्रित या संसाधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की क्षमता बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें, या फिर छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष को कक्षा में प्रस्तुत करें। 14वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोलबर्ग की जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसमें जो पारंपरिक नैतिकता है इसी के तहत बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, विविध दृष्टिकोण का समावेश
उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना या फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 ऑप्शन नंबर, जो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना है यह समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A, B, D। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं तथा वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत भी पेश करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि महारत लक्ष्य अभिविन्यास क्या है। जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास है यह एक तरह का लक्ष्य है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को केवल ग्रेड प्राप्त करने या दूसरों के बेहतर बनने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है ताकि वह अपने कौशल और ज्ञान में सुधार ला सके। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तो ये नहीं होगा। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल समझ पर सुधार करने के लिए, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, अपमान के डर से असफलता या सजा बचने पर ध्यान देने के लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और चौथा है ऑप्शन कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षक जो है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी प्रदान करता है। 19वां क्वेश्चन हम देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पूछने से जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, किसके लिए दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को क्या सीखने में सक्षम बनाती है। तो जो यहाँ पे X है वो हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर की अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन अक्षर में पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। आलोक क्लास का एक लड़का है जो ये सब स्थिति को क्लास में दिखाता है। आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, सूजन होना, अक्षर पहचानने में दिक्कत होना, तो ये सब किसके लक्षण हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं दृष्टि संबंधी समस्याएं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कथन और कारण है। कथन है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण इसका है कि समावेशन का दर्शन
शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। कथन और कारण दोनों ही सही है तथा कथन की कारण सही व्याख्या भी करता है। 23वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं किसके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र से रिक्त स्थान है। सही उत्तर हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं अधिक जानकार व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र से अंदर है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी भी होती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य देना, या छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए टाइमर देना, या फिर माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र को स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए टाइमर देना ही प्रभावी रणनीति होगी। 25वां क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने में और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों ही सही है तथा ए की आर सही व्याख्या भी करता है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिले। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और चौथा है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संरचनावादी अधिगम सिद्धांत क्या है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां व्यक्ति ज्ञान को स्वयं निर्माण करता है और न कि निष्क्रिय रूप से ग्रहण करता है। यह सिद्धांत अधिगम को व्यक्तिगत अनुभवों, पूर्व ज्ञान और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। 27वां क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने अधिक संकेत देने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आगे है कि और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये भी सही है। कारण इसका है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो कथन और कारण है ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। समाजीकरण जो है रेखीय प्रक्रिया है या फिर जटिल प्रक्रिया है। तो समाजीकरण जो है यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है और डी भी सही है। तो बी, सी, डी ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसलिए यही सही आंसर होगा।
29वां क्वेश्चन कथन और कारण का है। कथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये बिल्कुल सही है। कारण इसका ये है कि विकास प्रकृति में निरंतर होते रहता है। कारण भी सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 30वां क्वेश्चन है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, या फिर विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो जो प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है वह छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके। ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो जाएगा। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करेंगे। सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कथन और कारण का। कथन है कि 1960 ईस्वी में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजरात भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्य बनाए गए थे। और कारण इसका है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ था, पंजाब पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए तथा हरियाणा हरियाणवी भाषा बोलने वालों के लिए। तो हमें बताना है कि कथन और कारण सही है या नहीं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। तो ये दोनों ही जो है सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, दोनों ही कथन है, कारण नहीं है यहाँ पे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। रिक्त स्थान के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्यों? भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण, या फिर भाषाई समानता के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, सी तथा डी। जो लद्दाख है वह धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता के कारण छोटा तिब्बत कहलाता है, भौगोलिक सामीप्य के कारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? जब 7वीं सदी शुरू हुई थी तो लोगों ने किस विचार पर सवाल उठाना शुरू किया था, ये बताना है। पहला है कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। ये भी गलत होगा, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। या फिर चौथा सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो जो सवाल थे वो यही था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बना के रखती है? ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल जो 5 परतों में है। तो बताना है कि ये वायुमंडल को कौन सी चीज है जो पृथ्वी के चारों ओर जोड़ के रखती है, बना के रखती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टान और महासागर, या फिर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर हम 35 देखेंगे। कथन और कारण का। कथन है कि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे और उसका कारण है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो ये दोनों ही सही है कथन और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 7 के एनसीईआरटी के बुक से है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
36 क्वेश्चन नंबर है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला ऑप्शन है नक्षत्र, ग्रह, सूर्य। दूसरा उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, या फिर चौथा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा जो सौर मंडल है, सौर परिवार है, वह सूर्य से बना है। सूर्य, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों से बना है। इसके सेंटर में है सूर्य और इसके चारों तरफ जो है ग्रह परिक्रमा लगाते हैं और उपग्रह जो है इन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड ये सारे मिलकर हमारे सौर परिवार को पूरा करते, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 37 क्वेश्चन नंबर है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है, जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। और इसका बी जो कथन है वो है कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहासों को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो ये जो बी है उन्होंने 3 काल में नहीं बांटा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है किंतु बी गलत है। 38 क्वेश्चन नंबर है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त चयन कारण का चयन करें। इन चारों में से जो सबसे सही है आंसर उसको हमें चयन करना है। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, या फिर इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो जो सबसे उपयुक्त कारण है वो यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग को बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर 4। 39 क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। और बी इसका कथन है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ये दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए तथा बी सही हैं। 40 क्वेश्चन नंबर है, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या को करने वाले कथन का चयन करिए। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बेसिन नदी है, गंगा जो इधर से बह के आती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी क्षेत्र से होकर बह के आती है और अपना डेल्टा बनाती है बंगाल के खाड़ी में, तो बताना है कि उसके जो बेसिन है वो किस प्रकार के। वहाँ पे इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इसकी क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, या फिर बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में शंकुधारी वन नहीं उगते हैं। शंकुधारी वन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगते हैं। बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। यह बेसिन उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है और इसकी जलवायु मानसूनी है तथा बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बी, सी, डी है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की जो रचना है वह ताराबाई शिंदे ने की थी। ऑप्शन नंबर 3। 42वां क्वेश्चन है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं। तो गेहूं और जौ के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं वह सुलेमान और किर्थर हिल्स पर मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3। 43 क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे होते हैं। और तर्क इसका यह है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। 44 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस
कौन सी है? सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है, ये तो हमें पता है, लेकिन नाइट्रोजन के बाद एक और गैस के बारे में बताना है कि वो कौन सा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 78% है हमारे वायुमंडल में और ऑक्सीजन लगभग 21%। 45 क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए और बी को हमें ध्यान से पढ़ना है। कथन ए है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। और कथन बी है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो जो सबसे पहले हम जानेंगे वेद समाज के बारे में। वेद समाज जो था 1864 ईस्वी में मद्रास में तो बना था। यह एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था जो जातिवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ था और महिलाओं और दलितों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। और जो आर्य समाज था यह 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था वेदों का प्रचार करना और उन्हें हिंदू धर्म का मूल आधार मानना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत हो जाएगा। ए सही है तथा बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 46 क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो जो 1929 में शादी की न्यूनतम आयु थी वो थी पुरुष की 18 वर्ष तथा महिला की 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा 47 क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं, तो पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करें। जूट या पटसन एक ही चीज़ है, तो बताना है कि वह किस क्षेत्र में विकसित हो सकती है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, या फिर इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो जो जूट का उत्पादन है इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसमें जलोढ़ मृदा की भी आवश्यकता होती है तथा उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ए, बी तथा डी। ऑप्शन नंबर किस में है? ए, बी तथा डी ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पवन जो है कैसे बहती है? पहला है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर, निम्न से दाब से उच्च दाब की ओर, या फिर संघनित वायु की गति, या पौधों और जीव जंतुओं की गति। जो हवा है उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है दोपहर में ठीक ऊपर पड़ती है, बिल्कुल सूर्य की रोशनी जो है सीधा सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। 50वां क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ये हमारा ग्लोब है और ये जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो बताना है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, या फिर पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करने के लिए। तो ये जो रेखाएं हैं किस पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए बनाई जाती हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 कथन है जिसमें से कि 3 सही है और 1 गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यही हमें बताना है। पहला है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसका स्थापना किया। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, या फिर HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस की हत्या की थी।
तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की थी, ये गलत है, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 52 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। राजवसूली व्यवस्था माहलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण इसका है कि राजवसूली का कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव को प्रधान को न दी गई बल्कि जमींदार को दी गई थी। तो जो कथन और कारण है ये दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए तथा आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय विकास में कौन सहायता करेगा? संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण या फिर वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो जो संसाधनों की खपत है इसको हम घटा के सतत पोषणीय विकास में सहायता कर सकते हैं, संसाधनों के पुनः चक्रण करके और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करके हम सतत पोषणीय विकास में सहायता नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सी तथा डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 54 क्वेश्चन है। पेरियार पूर्णम जो एक तमिल कृति है, यह हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरियार पूर्णम जो एक तमिल कृति है, यह हमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 55 क्वेश्चन नंबर है। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? कोई भी अगर वस्तु है तो यह संसाधन कब बनेगी? जब हम इसका उपयोग करेंगे या हमारे किसी काम आ सकेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। यही चीज़ जो है किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती है। 56 क्वेश्चन नंबर है। प्रेयरी को विश्व का धान्य ग्यार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करें। जो प्रेयरी क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यह एक घास की भूमि का क्षेत्र है। इसको विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो बताना है कि इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन की सहायक परिस्थितियाँ कौन सी है। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए वहाँ पे लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और डी है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो इस प्रदेश में जो वर्षा की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी और सी बिल्कुल सही है, ए तथा डी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही है। 57 क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। जो हमारी पृथ्वी है इसका वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो वो ग्लोब है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 58 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कथन और कारण का। कथन है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही ए तथा बी सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल, भोजन अथवा वायु से फैलती है, उसे किस प्रकार की बीमारी कहेंगे? अनुवांशिक, उपार्जित, जन्मजात या फिर संचरणीय बीमारी? उसे हम कहेंगे संचरणीय बीमारी, ऑप्शन नंबर 2 सही। 60वां क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और इसका कारण यह है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे।
तो जो इसका कारण है यह तो सही है लेकिन कथन गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है किंतु आर सही है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन भी कथन और कारण का है। कथन है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है और इसका कारण यह है कि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर ये दोनों ही सही है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना महत्वपूर्ण है और आर दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 62 भी कथन और कारण है। कथन है कि भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। कारण इसका है कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों ही सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 63 क्वेश्चन देखेंगे। 63 क्वेश्चन है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ी का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण, व्यवसायी सुरक्षा का प्रावधान तथा रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है वह है बालवाड़ी का प्रावधान। बालवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अगर किसी कारखाने में 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पे बालवाड़ी का प्रावधान रखता है ताकि उनके छोटे बच्चों को खिलाने पिलाने की वहाँ पे सुविधा हो। और बी है कि सांसद में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण। तो सांसद में सीट का आरक्षण होने से महिलाओं की सुरक्षा और नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान का इससे कोई भी महत्व नहीं है, इससे कोई इसका संबंध नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। ए सही है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान महिलाओं को मिलना चाहिए तथा रात की पाली, अगर रात में महिलाओं की ड्यूटी है तो उन्हें लाने ले जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। ए, सी तथा डी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? परिप्रश्न उपागम के संबंध में कौन सा सही है? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करता है और यह एक जल्दी सीखने की तरीका है। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर सी है और डी ये गलत हो जाएगा। ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। 65 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने और कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला है कि विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता का विकास होना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना या फिर महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो जो सामाजिक विकास विज्ञान पढ़ाने की कौशल आधारित उद्देश्य है वो है नक्शा बनाने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2। 66 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इसका कारण है कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो ये दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है तथा एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 67 क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। बी है यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। तथा डी है कि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए तथा डी। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है यह उद्देश्य समझते हैं हम तथा अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित होती है ये भी हम समझते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। तो हमें बताना है कि भारत में न्यायपालिका जो है इसकी वजह क्या है। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद या फिर भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला है कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाती है। दूसरा है यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। और तीसरा कि यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करती है। चौथा है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो जो विशेषता नहीं है ये हमें बताना है। तो विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं है व्यापक मूल्यांकन, इसलिए यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां आपस में अस्थायी श्रमिकों को रखती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला है कि वे अपनी सुविधा अनुसार उन्हें रख और निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि वे कारखाने वाले जो है अस्थायी श्रमिकों को कभी भी निकाल सकते हैं। बी है कि वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों से भी बचते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करते हैं। और डी है कि अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। अस्थायी कर्मी जो है अस्थायी कर्मी की तुलना में अधिक परिश्रमी होते हैं, ये नहीं होगा। बाकी का ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 71 क्वेश्चन देखेंगे कि एक दृढ़ खाली स्थान का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है। किसका निर्माण करने के लिए सतर्क और सजग जनता की जरूरत होती है? तो वो है लोकतंत्र। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या है? राज्य जो है धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है? पहला है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे के सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। और डी है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी। राज्य जो है और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते और आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे, कथन और कारण का। कथन है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ये बिल्कुल सही है कि जो खुली पुस्तक परीक्षा है वो रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। इसका कारण ये है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी जो है पहले से नहीं करनी पड़ती। तो ये जो इसका कारण है ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 74 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न जो है आपने अपनी कक्षा के एक विद्यार्थियों से प्राप्त की, तो बताइए कि इनमें से कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थी के गरीबी और असमानता मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को ही हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं?
भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा आलोचनात्मक प्रश्न है वो पहला है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को ही हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? नैदानिक मूल्यांकन का इसका उपयोग जो है कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 76 क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो एनसीएफ के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान को उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एनसीएफ जो है वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, जिसे भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में माना जाता है। यह फ्रेमवर्क रटने की पढ़ाई से हटकर स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ने और पाठ्यचर्या के समृद्ध बनाने पर केंद्रित है। 77 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा है स्रोतों के बारे में सही है? पहला है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या फिर डी, इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और डी। जो स्रोत हैं ये अत्यधिक ठोस प्रकृति के होते हैं तथा इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। 78 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि में विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है। पहला है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। सी है कि छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। ए और बी जो है आलोचनात्मक दृष्टि से इनकी तुलना की जा सकती है। 79 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? जो ट्री चार्ट है वह किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा? शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन को पदानुक्रम सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि की जनसंख्या चरों को वितरण के लिए। तो इन चारों में जो सबसे अच्छा है वो अति उपयुक्त है ऑप्शन नंबर 2, कि किसी काल में ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध, क्रांति और सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए हम ट्री चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों को की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, आसपास के उदाहरणों से बचना, केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जहाँ पे केवल लग जाए तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में भी है कि केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आसपास के उदाहरणों से बचना यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन बच जाता है पहला कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण की कक्षा में बात कर रहे हो
तो किस विषय वस्तु को हमें प्रस्तुत करते हुए ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए? खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने से शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराने चाहिए, नहीं, हम किसी भी विद्यार्थी के साथ जबरन नहीं कर सकते। ए, बी तथा सी, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए, बी तथा सी। 82 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परियोजना कार्य की विशिष्टता है। पहला है कि किसी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। परियोजना कार्य, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है परियोजना कार्य घर पे करना चाहिए ताकि कक्षा के शिक्षण के लिए अधिक समय मिले, नहीं, ये गलत होगा। सी है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 83 देखेंगे। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र जो है यानी कि फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो फील्ड वर्क है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। 84 क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होती है। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी ये तीनों सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा। ए, बी तथा सी ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आत्मन जो है इंस्टॉलेशन, इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 3। 86 क्वेश्चन देखेंगे। कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है और यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। और डी है कि यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है, बाकी ए, बी और सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो मुख्य रूप से 6 अधिकार दिए हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसका भार को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना तथा परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो विषयों को छोड़ देना ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। नेक्स्ट हम 88 क्वेश्चन देखेंगे। 88 क्वेश्चन है 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकरण समूह बल दे सकता है ताकि उनमें उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सके, वे कौन कौन से हैं। तो जो 2 मुख्य मौलिक अधिकार हैं वो हैं समानता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तथा बी। 89 नंबर क्वेश्चन है राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित
निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। ए प्रश्न है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है। और बी है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो ए जो है संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है तथा बी प्रश्न जो है तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। जो आदिवासी समाज है इसकी विशिष्टता का श्रेय किसे जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या फिर डी ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी तथा डी। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के धार्मिक धर्मों को पालन को तथा विशिष्ट भाषा के प्रयोग को तथा ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। जाति व्यवस्था का प्रचलन जो है आदिवासी समाज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो है एसएसटी का 60 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम हिंदी पेपर 1 के 30 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी असहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत ही कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक तथा मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना के रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य जो है भविष्य में एक ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 91 है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष ये वो होता है जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व और आध्यात्मिक दुनिया, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है मानव अस्तित्व, यह विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जाने, अपनी कमी को जाने, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे या फिर संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो अपनी कमी को जानने के लिए, उन्नति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी कमी को जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। 93 है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता के दर्शाते हैं, या फिर परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। 94 क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। अध्यात्म में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो आध्यात्मिक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 95 क्वेश्चन है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के लास्ट में लग के उसका अर्थ को बदलता है, और उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग को हम लगा सकते हैं। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईय और अ। मानवीय, ईय लगा के हम मानवीय प्रत्यय बनाएंगे, और अ उपसर्ग लगा के अमानवीय हम शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानव के कौन कौन से 3 पक्ष हैं। तो इस गद्यांश के अनुसार मानव के 3 पक्ष हैं, भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक।
97 है कि आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में प्रगति नहीं की। तो आदि मानव जो थे वह भौतिक क्षेत्र में प्रगति किए लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सके। ऑप्शन नंबर 3। 98 क्वेश्चन है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, या फिर आदि मानवों के पास। तो जो व्यवस्थित तरीका जो था प्रगति प्राप्त करने का वह आदि मानवों के पास नहीं था। अब आगे है, एक कविता दी गई है जिसकी पंक्तियों को पढ़ करके हमें विकल्प का चयन करना है। 100 से लेकर 105 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता है, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। क्वेश्चन देखेंगे, 100वां नंबर क्वेश्चन है, कविता में किस पर अत्यधिक बल दिया गया है? तो कविता में सत्य पर अत्यधिक बल दिया गया है। अंधकार जो है किसका प्रतीक नहीं है? बुराई का, निराशा का, चुनौती का, या फिर समाधान का? तो अंधकार जो है समाधान का प्रतीक नहीं है। कविता के अनुसार राही की विशेषता है। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? राही की विशेषता है कि हर परिस्थिति में अपना कार्यरत रहना। 103 नंबर क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, या फिर दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान मनुष्य का बना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। 104 क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन से है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हार विहार, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। इसमें बताना कि सबसे अलग कौन सा है। तो हार विहार जो शब्द युग्म है यह सबसे अलग हो जाएगा। 105 क्वेश्चन है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? इस कविता का मुख्य स्वर हमें बताना है। इस कविता का मुख्य स्वर है ओज। 106 नंबर क्वेश्चन है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जाने वाली मलयालम से थोड़ी सी अलग है। तो बताइए कि विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में कार्य करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावनाएं, ये तीनों किस पर आधारित हैं? थीम आधारित शब्द समूह, या फिर समूह शब्दावली, या फिर शब्दजाल। तो ये जो तीनों शब्द है यह थीम आधारित शब्दावली है। ऑप्शन नंबर 1। 108 क्वेश्चन है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने आमने सामने अंतःक्रिया करने के लिए करते हैं? दिन प्रतिदिन में जो हम अपने एक दूसरे से बात करने के लिए प्रयोग करते हैं वह कौन सी भाषा है? तो वह है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS। 109 क्वेश्चन है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन कराने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या फिर छोटी कहानी को पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करें। अध्यापक जो है अपने शिक्षार्थियों में किस चीज़ के विकास करने का चेष्टा कर रहा है? तो कहानी पढ़ने के लिए देकर जो अध्यापक है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करने की चेष्टा कर रहा है। 110 क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्व को कैसे किया जाए। 111 क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ी को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करना है। पहली जोड़ी जो है पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ी उस वाक्य को लिखती है।
अब दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ियों ने कहानी को पूरा किया। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए कहानी की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इस गतिविधि को कहेंगे पारस्परिक श्रुतलेख। 112वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत जो है भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होता है और संकेत भाषा में व्याकरण होता है। तो जो सही नहीं है वो हमें बताना है। संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती है, ये गलत है, इसलिए यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 113वां क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। तो ये बिल्कुल सही है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें मातृभाषा या घर की भाषा को ही प्रथम भाषा के रूप में माना गया है। 114 क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण जो है मुख्य रूप से उन शिक्षार्थी और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 3। 115वां क्वेश्चन है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को हम क्या कहेंगे? इस विधि को कहेंगे हम पारस्परिक शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 2। 116वां क्वेश्चन है कि एक भाषा अध्यापक जो है अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में इस कहानी को अपने समूह में सुनाए और फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही सुनाए। यह जो शिक्षण शास्त्रीय युक्ति है इसको किस रूप में जाना जाएगा? इसे जाना जाएगा परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग। 117वां क्वेश्चन है एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन। ऑप्शन नंबर 3। 118वां क्वेश्चन है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान जो है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, यही अंतर्भाषिक पहचान है। 119वां क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई चली जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाब जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना भी सीख लिया है। तो बताइए कि उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल जो है उसकी अर्जन भाषा है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंग्लिश उसने सीखा है, इसलिए वह अधिगम के अंतर्गत आएगा और पंजाबी और तमिल भाषा उसकी अर्जन भाषा है। 120वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो हिंदी पेपर 1 के 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम इंग्लिश पेपर 2 के 30 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 121 से लेकर 150 तक के है। यहाँ पे भी एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़कर 121 से लेकर 128 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड। हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लामेशन। और सी है कि फूड इनसिक्योरिटी इज़ एन ओकेजनल फिनोमिनन इन इंडिया। तो ये पैसेज जो है फूड के बारे में है। भारत में भोजन की कितना उगता है और कितना कंज्यूप्शन है उसके बारे में है। तो इन तीनों सेंटेंस को हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए एंड बी, ए एंड सी आर करेक्ट, इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। ए और सी जो है गलत है तथा बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 122वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। सिग्निफिकेंट कौन सा
पार्ट ऑफ स्पीच है और जो ओन शब्द है यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सिग्निफिकेंट है वह एक नाउन है और ओन एक प्रोनाउन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 123 क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी। लोकल का एनालॉगी दिया हुआ है ग्लोबल, तो उसी तरह बताना है। इराटिक का क्या होगा, इराटिक का जो एनालॉगी होगा वो होगा डिस्प्यूटेबल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 124 है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक द हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टन्ड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। 125 क्वेश्चन है, बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। प्रोनाउंस्ड शब्द को इनमें से किस शब्द के द्वारा बदला जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इग्नोर्ड। 126वां क्वेश्चन है, एज मेंशन्ड इन पैरा नंबर 1 व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सी, ए, डी तथा बी। यानी कि सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा, उसके बाद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, इसके बाद रिड्यूस फूड कंजप्शन एंड देन होगा डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 127 है, सम हाउस होल्ड हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग होम प्रोडक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड वाज हायर। नेक्स्ट है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़कर हमें 129 से लेकर 135 नंबर तक के क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 129 है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ जो नीचे सेंटेंस दिए इन्हें पढ़ना है। अनटचेबल इज फ्रेंच कॉमेडी मूवी, ये बिल्कुल राइट है पैसेज के अनुसार। द थीम रिवॉल्व अराउंड टू फ्रेंड फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। द मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया, ये भी सही है। ए एंड सी आर करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। 130 क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। लग्जरी का एनालॉगी है ऑप्यूलेंस, तो सेंसेशन का एनालॉगी क्या होगा, फीलिंग, ऑप्शन नंबर 3। 131 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वार्म फ्रेंडशिप। 132 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। फिलिप को नर्स की क्यों जरूरत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टू हेल्प हिम विथ डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग ऑफ लाइफ। 133 है, अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू। अब्दुल जो था फ्रांस क्यों गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 134 क्वेश्चन है कि विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनालिटी इज नॉट ट्रू। अब्दुल के बारे में यहाँ से कौन सा है जो गलत है। तो ही प्रीफर्ड लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक, ये गलत है। अब्दुल जो था वो पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करता था। 135 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वर्किंग और क्विकली, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं ये हमें बताना है। तो जो वर्किंग है वह एक वर्ब है और क्विकली जो है एडवर्ब है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 136 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑडियो लैंग्वेजिज्म। 137 क्वेश्चन देखेंगे, इलाम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज। इलाम जो है क्लास 7 का एक लड़का है जो 4 भाषा बोल सकता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन ही स्पीक टू हिज पेरेंट एट होम, इन द स्कूल, हिंदी, कन्नड़ा एंड इंग्लिश, एज दीज आर लैंग्वेज नोन टू हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स। व्हाट इज दिस प्रैक्टिकल इज
नोन एज। तो ये जो प्रैक्टिस है अलग अलग भाषाओं का बोलना, यह कहलाएगा ट्रांसलैंगुअल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लैंग्वेज नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि जो अब मेरी पहली भाषा होती है वह हमें दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, अ टीचर ऑफ क्लास 6 बाउट आइटम लाइक स्पून, प्लेट, यूटेंसिल्स, बॉक्सेस एंड पेन to her classroom to teach vocabulary from their writing and description of this object in the kitchen. What are these objects known as in language teaching? क्लास 6 के एक टीचर है जो अलग अलग चीज़ें जैसे कि प्लेट, चम्मच, बर्तन इसको क्लास में लेके आती है बच्चों को उसके बारे में बताने के लिए। तो यह जो तरीका है यह कौन सी लैंग्वेज टीचिंग कहलाएगी? तो यह कहलाएगा रियालिया। 140वां क्वेश्चन देखेंगे, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज। जो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, घोषणात्मक ज्ञान, वो क्या है? तो घोषणात्मक ज्ञान का अर्थ होता है वह जानकारी जो व्यक्ति के पास होती है और जिसे वह किसी भी तरह से व्यक्त कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम। 141 क्वेश्चन देखेंगे, here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration of to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learner? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिटिकल लिटरेसी। 142 क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? ट्रांसलैंग्वेजिंग है, इट इज़ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज रिसोर्स इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में जब हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं संसाधन के रूप में, उसे ही ट्रांसलैंग्वेजम कहा जाता है। 143 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल लैंग्वेज। सीख के किसी भी भाषा को लिखने के लिए इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है सबसे सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, जॉटिंग जॉइंट पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, ड्राइंग, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड एंडिंग फाइनलाइजिंग। मीन्स मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना और उसके बाद है संपादन और अंतिम स्वरूप। 144वां क्वेश्चन है, लर्नर इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill is known as? तो ये जो स्किल है बच्चों का वो स्टडी स्किल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, हियर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इज बिलोंग टू। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमें पढ़ना है और बताना है कि यह किस तरीके का प्रश्न है। Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 word. ये प्रश्न है, ये बताइए कि किस तरह का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन देखेंगे, अ टीचर इन क्लास नंबर 8 read out a text of 5 sentences in English twice and asked her learner to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity is known as? This activity is known as paragraph dictation, अनुच्छेद श्रुत लेखन। 147 क्वेश्चन देखेंगे, दिस रेफर टू द प्रोफिशिएंसी एंड एकेडमिक लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज, मतलब त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का पढ़ाई करने का जरूरी है, ये गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये भी सही है। और स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये भी सही है। इंग्लिश भाषा को भी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। 149 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो है सही है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश, सभी बच्चों को इंग्लिश में स्कूल स्टार्ट करना है, ये गलत होगा। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज, राज्य भाषा में स्कूलिंग की शुरुआत करनी है, ये भी गलत है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हम लोग स्कूलिंग नहीं शुरू कर सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में स्कूलिंग की शुरुआत करनी है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, जो आखिरी है क्वेश्चन इस सेट का। लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू अटेन द कॉम्पिटिशंस इन मेजरेबल टर्म, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो हमने सीटेट के 3 सेट क्वेश्चन कर लिए हैं और तीनों सेट का मैंने वीडियो बनाकर डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, जनवरी के बाद जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके 150 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर, और जुलाई के बाद फिर दिसंबर 2024 में जो सीटेट के पेपर 2 के एग्ज़ाम हुए थे, इन तीनों ही सेट के क्वेश्चन जो है 150 का सेट मैंने सोल्व करके मेरे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं उन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।